में आ रहा है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल लाइक ऐसा करना चाहिए था, बट एक लॉजिकल अप्रोच क्या रहता है, कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग्स करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। अभी देखना, अभी 80 सेकेंड वाले क्वेश्चन में, लेट एवरीवन ज्वाइन। ठीक है, सो विल सी दिस 80 सेकेंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीट वेव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। ठीक है, हीट वेव जो है is considered if minimum temperature of a station reaches at least minimum, कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर कहाँ पर, प्लेन्स में। अब आप मुझे बताओ, बिहार यूपी कहाँ है, प्लेन्स में है। बेसिक्स बेसिक चीज बताओ कि जहां हम रह रहे हैं वो प्लेन है ना। गर्मी में टेम्परेचर कितना जाता है, 40 40 के आसपास तो रहता ही है ना। यस सर। हीट वेव डिक्लेयर होता है, नहीं होता ना। 30 डिग्री पे आप सोचो हीट वेव डिक्लेयर होता है क्या। थोड़ा सा लॉजिकली नहीं सोचो, नहीं। कम से कम 45 नहीं नहीं। आसपास होगा तभी डिक्लेयर हो रहा होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। गर्मी में हमने देखा ही है। ठीक है, गर्मी में क्या होता है, 40 40 के आसपास टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है अब। तो एटलीस्ट 30 डिग्री तो नहीं है ना, यहाँ जो ऑप्शन है एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर, मतलब 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर प्लेन्स में है, तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगा नहीं। अगर ये 40 रहता तो मैं मान सकता था कि ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ 30 डिग्री बोल दिया, 30 30 डिग्री तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्रीज और मोर फॉर हिली रीजन्स। अब आप बताओ, हिली रीजन में 40 डिग्री कभी पहुंचेगा क्या। ऐसा नहीं लग रहा कि टेम्परेचर इधर का इधर किया हुआ है। समझ में आ रहा है लॉजिक कैसे करना है, थोड़ा सा कैसे सोचना है, कैसे कनेक्ट करना है। यस सर। ठीक, तो आंसर क्या है, नाइदर वन गॉट ऑफ। इट। और इसमें कॉमन सेंस लगाना है, ये कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा हुआ हो, है ना। अगर पेपर फॉलो कर रहे होगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाए। तो वो थोड़ा सा आपने को क्यूरियस रहना है फिर से, और थोड़ा सा गूगल करना है कि हीट वेव कब डिक्लेयर करता है, कौन करता है। ठीक है, इस तरह की चीजें ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक, सिंपल, यहाँ मैच एक्सप्लोरर बर्थ प्लेस। ठीक, अगेन ये क्या है, ये सारे चीजें अगर नहीं भी सुनी गई हैं तो कोलंबस तो सुना हुआ है ना। अगर एक ऑप्शन को भी देखें, ए का थ्री, इसको हटाया, दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में खेलो, अगर इनमें से आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो इसको भी टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे, बट दो ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, कोलंबस तो सबको पता ही है ना। एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं वहां से हम ट्राई करेंगे कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें। ए का 3 जैसे ही यहाँ दिखा, और ये सब चीजें हमको नहीं पता है। अगर पता है तो आपको ठीक है, आप इससे मैच करो। अगर आपको नहीं पता है, सिर्फ ये पता है, इसको देखो, और फिर यहाँ देखो कि क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दो एलिमिनेट हो गया, बचा ये दो। अब इन दोनों में फिर एक दो ऑप्शन आप ट्राई करो, या इसको सेकंड राउंड के लिए रख दो कि भाई सेकंड राउंड में वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दिस थिंग, अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ना, इसको इसके लिए अलग सेशन लूंगा बाद में, जब प्री आएगा, जब प्री के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, हाथ पैर फूल गए होंगे लोगों के, द एमिरेट्स ऑफ यूएई। अब ये क्वेश्चन कितना इजी था मैं बताऊं आपको। यहाँ सिर्फ नाम पढ़ना था हमको। ठीक है, ये नाम पढ़ा। ठीक, यहाँ दुबई, शारजहां, अजमान, जिद्दा। जिद्दा जैसे दिखा और कुवैत जैसे दिखा। अब कुवैत तो हमको पता है ना कंट्री है, और यूएई क्या है, यूएई भी कंट्री है। अब कुवैत कंट्री है तो यूएई का पार्ट कैसे हो सकता है। जिद्दा क्या है, सऊदी अरेबिया। जिद्दा इज इन सऊदी अरेबिया। रियाद क्या है, सऊदी अरेबिया। फिर यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर भी कुवैत है। दिस इज अगेन अ कंट्री। अगर आपको बेसिक भी मैप के बारे में पता हो, या जो भी कंट्रीज है। बहरीन भी दिया हुआ है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अगर सिर्फ जेद्दा ही देख लूँ ना कि सऊदी अरेबिया है, तो यहीं से ये ऑप्शन खत्म, बी वाला। ठीक, यहाँ रियाद देख लिया, ये भी सऊदी अरेबिया, ये भी खत्म। अगेन यहाँ कुवैत जो भी है, बहरैन, कुवैत जो भी देखा।
ये भी बचा क्या, ये ठीक, नहीं चाहिए भाई, कॉमन सेंस लगाना है वहां पर। और ये चीजें, ये नाम आपको कैसे पता चलेंगे, या तो आप मैप वर्क अच्छे से करो, है ना, या तो आप न्यूज़पेपर के आईआर वाली चीजें फॉलो करो, वहां हमेशा इस तरीके से ही आती है चीजें, कि व्हाइट हाउस ने ये कहा, है ना, क्रेमलिन ने ये कहा, बीजिंग ने ये कहा, है ना, तो डायरेक्टली आपको जगह के नाम पता चलते रहेंगे कहाँ पर क्या चल रहा है, और थोड़ा सा आपको आइडिया लगता रहेगा। बाकी गूगल मैप्स का जब पेपर पढ़ रहे हो तो काफ़ी अच्छे से यूज़ करना है एटलीस्ट। अभी जैसे रेड सी न्यूज़ में है, तो अब भाई रेड सी देखो, यमन का कैपिटल क्या है, यमन की जो सिटीज़ हैं वो क्या है, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट के सिटीज़ चल रहे हैं उनका नाम देख लो, कहाँ क्या है, नोट कर लो कुछ। इतनी बेसिक सी क्लैरिटी चाहिए। यूएई क्यों पूछा है भाई, यूएई इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, लाइक इंडिया के उस रिलेशन से रिलेटेड, कि एटलीस्ट इतना तो लॉजिक बनता है कि हम यूएई को देख तो लें कि क्या है। एमिरेट्स है तो एमिरेट्स का मतलब क्या है ना, उसमें क्या मतलब, अगर नहीं भी जानना है तो जनरल नॉलेज के लिए है ना, फालतू का अगर वो शॉर्ट्स और ये सब चीज़ों को देखने से अच्छा है कि हम इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा रिसर्च करें, और इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहना। पेपर से भी पढ़ो तो अपना एक पेपर लेके बैठो रफ, उसमें नोट डाउन करते रहो कि अच्छा ये मुझे देखना है। तुरंत जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन देखो, बट हाँ नोट कर लिया तो एटलीस्ट आपके उस पेपर में, उस नोटबुक में चला गया कि हाँ मुझे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी थी पेपर जब पढ़ रहा था मैं, तो इसको मैं सर्च करूंगा वेन एवर, एक हफ्ते में भी संडे को देख लिया या कभी भी जब भी मन किया देख लिया, थोड़ा सा गूगल करके। द रिवर 85th, द रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस पूछा है। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल काटो और आगे बढ़ो, ठीक है, ये किसी को नहीं पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार। दुधवा उत्तर प्रदेश में है ना, भीमान रिपीटेड है, वाल्मीकि सबको पता है, 1-4 आंसर, ठीक है। दुधवा जैसे ही पता है कि यूपी में है तो टू वाला तो ऑप्शन खत्म ना। भीमान पता है तो फोर, अब दो ऑप्शन बचा, 1 एंड 3, 1 एंड 4, वन तो है ही है, अब 4 और 3 चेक कर लिए, 3 हमको पता नहीं है कहाँ है, बट भीमान तो पता है ना, तो बचा क्या, 1 एंड 4, ईजी है, ठीक है। गैंजेटिक डॉल्फिन, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बारे में, दिस इज अगेन अ PYQ, ये भी आपको घटना चक्र जब सॉल्व करोगे ना इन्वायरमेंट वाला, उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक। ये अगेन ये करेक्ट है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, सबको पता है। एंडेंजर्ड है, ये भी सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार में लाइक गैंजेटिक डॉल्फिन इज इम्पोर्टेंट, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। इस ब्लाइंड होता है, सूसू कहते हैं इसको, अगेन दिस चीज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट ये टफ था। अगर ऑप्शंस को देखें ना, अगर थर्ड फोर्थ, ये सॉरी सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन, दिस इज टफ, बट अगेन थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर लें तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट किया ही जा सकता है। 1 और 4 तो है ही है, मतलब ये तो खत्म, ये खत्म। वन, इसमें देखो 1 है 4 है, 1 और 4 तो सही है। अब इन दो ऑप्शंस में देखना कि 2 सही है कि 3 सही है ना, अभी 2 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट दो एलिमिनेट कर दिया तो आप रिस्क ले सकते थे यहाँ। अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, वेरी इजी है ना, सब जगह मिल जाएगा, जो बेसिक बिहार से रिलेटेड बुक है हर जगह मिल जाएगा आपको ये। गोल्ड, गोल्ड ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जमुई वाला, ठीक, PYQ। त्रिवेणी कनाल, अगेन कैनाल बिहार से रिलेटेड जो भी कनाल है वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर जगह मिल जाएंगी ज्योग्राफी की बुक में, ज्योग्राफी की बुक नोट्स जो भी आप लेक्चर फॉलो करोगे हर जगह आपको ये मिल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड, जो कॉन्टिनेंट वाला जो लाइक जो ब्रेक हुआ था हमारा कॉन्टिनेंट, है ना, उसके जो साक्ष्य हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो साक्ष्य हैं, उनमें एक साक्ष्य को इसको बताते हैं कि ना, गोल्ड कहाँ मिला, घाना की कोस्ट पे है ना, और ब्राज़ील में भी, तो मतलब घाना का कोस्ट और जो अफ्रीका और अपना साउथ अमेरिका है, दोनों एक समय में जुड़े हुए थे, ये पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में। यस ठीक सर। है? तो असर्ट कर रहा है ये कि भाई ये स्टेटमेंट है कि घाना में रिच प्लेसर डिपॉजिट है और गोल्ड बियरिंग वेन्स है, कहाँ, ब्राज़ील में, ठीक है। अब तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए था, सही है, घाना हमारा वेस्ट कोस्ट में है अफ्रीका, ठीक है, ब्राज़ील अपना ईस्ट कोस्ट है, साउथ अमेरिका। रीजन क्या बोल रहा है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, क्लियर।
अटलांटिक कोस्ट ही तो है। ये रहा अफ्रीका। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है ना। तो इसका रीजन ये है कि एट सम पॉइंट ऑफ एक एक समय में ये दोनों जुड़े हुए थे, इसीलिए यहाँ भी गोल्ड मिलता है, यहाँ भी गोल्ड मिलता है। असर्शन भी सही है। जिग्स ऑफ। ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या बता रहा है, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। इजी है ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक है। अगेन, बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम। इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे ना, तो दिस नीड्स नॉलेज, आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि भाई सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ रॉक कौन सा है ना। क्वाटरनरी रॉक क्या है, विंध्यन रॉक सिस्टम क्या है, ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी टफ। ये बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, एनसीईआरटी की क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि धारवाड़ सबसे पुराना सिस्टम है रॉक का इंडिया में। और ये जब आप मेरे ख्याल से घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाएगी कि कौन सा रॉक सिस्टम सबसे पुराना है, कौन सा नया है। ये चीज़ें पता चल जाएगी। नहीं पता चले तो आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये थोड़ा सा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करना है एमसीक्यूज के साथ, कि सर्च करें कि क्या है। वरना ये एनसीईआरटी अगर सीक्वेंशियली फॉलो करोगे, अब तो मस्ट है एनसीईआरटी फॉलो करना, ज्योग्राफी या साइंस जो भी है, यू विल गेट दीज थिंग्स। तो अगेन स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सिर्फ एक धारवाड़ को पता होता कि इट इज पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्केन रॉक सिस्टम, धारवाड़ सबसे पुराना सिस्टम है, तो ए का थ्री देखते। ए का थ्री एक ही ऑप्शन है, वन है, टू है, फोर है। सिर्फ एक फैक्ट पता होना चाहिए था धारवाड़। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टफ भी है अगर आपको नहीं पता है तो। क्लियर। 93rd देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम मराइन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव। ठीक है, मराइन बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजिंग ऑफ 21 आइलैंड्स, ईस्चुरीज हो, बीच हो, फॉरेस्ट हो, है ना। ऐसा कौन सा रीजन है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैराइन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जिसके पास 21 आइलैंड है, ईस्चुरीज है, बीच है, फॉरेस्ट है, ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट, सी ग्रास है, कोरल रीफ है, मार्शेज है, मैंग्रोव्स है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, मराइन है, नहीं है ना, बी खत्म। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सुंदरबन में हम देखते हैं क्या है, बीचेस बीचेस हैं क्या वहाँ पर, कोरल रीफ है क्या, सी ग्रासेस हैं क्या, सॉल्ट मार्शेस है क्या, मैंग्रोव्स हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स हैं सुंदरबन में। मैंग्रोव्स तो ऑलमोस्ट ईस्ट कोस्ट में अपने पूरे, और वेस्ट कोस्ट में भी है काफी सारे जगह। एस्टुरी भी नहीं हुआ, एस्टुरी। हाँ बिल्कुल, ईश्वरी नहीं है ना, ईश्वरी अपना वेस्ट कोस्ट में होता है। इधर तो डेल्टा होगा, मोस्टली डेल्टा होगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये तो पहाड़ी में है अगेन। ठीक है, बचा क्या, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और ये भी रिपीटेड थीम है, अगर आप पीवाई क्यू सॉल्व करोगे इन्वायरमेंट का, घटना चक्र इन्वायरमेंट, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, गल्फ ऑफ मन्नार का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या नहीं है। ठीक है, ये अगेन बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको टाइम टाइम का बेसिक चैप्टर क्लियर है, सिक्स का, सिक्स ज्योग्राफी एनसीईआरटी, यू कुड हैव डन इजिली। बट हाँ, टाइम टेकिंग है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम ईजी है, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे जो भी है ना, उसमें टाइम लग जाएगा, और उतना याद भी नहीं रहता ना एग्जाम के समय में कि कितना मिनट कितना आवर, उसको करते करते एक दो मिनट निकल जाएगा। तो कंसिडर दिस टफ, बट अगर जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इसको, उसके लिए ईजी था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 95th नंबर। ठीक, माइका इज फाउंड इन कोडरमा। इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, तो अब चार ऑप्शन है, इसमें से एक ही करेक्ट होगा। जैसे आपने ये पढ़ा, नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक सिस्टम, नहीं पता सही है कि गलत है। माइका इज फाउंड इन कोडरमा, ये तो पीवाई क्यू घटना चक्र में इतनी बार दिया हुआ है ना, ये तो मुझे आज भी याद है। सबसे ज्यादा माइका कहाँ होता है, झारखंड कोडरमा रीजन में ही होता है इंडिया में। ये इतनी बार रिपीटेड चीज है ना, ये जैसे ही ये पता चला कि ये करेक्ट है, इसको मारो, आगे बढ़ो। माइका इज फाउंड इन कोडरमा, ऐसा नहीं बोला कि हाईएस्ट है, सबसे कम है, या है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इस तरह की बात नहीं कर रहा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है और ये सही है। तो इसका मतलब और कोई और सब गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है, करेक्ट एक ही हो सकता है इन चार ऑप्शन में।
जैसे ही मुझे चीज़ ये दिख गई, और ये कहाँ से आ रहा है, ये नॉलेज कहाँ से आ रहा है, ये पीवाईक्यू से आ रहा है, ज्योग्राफी की के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ये वाला। कई बार पूछा हुआ है, कई बार। ये आपको रट जाएगा। तो मिनरल वाला वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना उसके चैप्टर को, वहां पर ये कई बार चीज़ दी। ठीक। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन गलत करना ना क्राइम टाइप का है। ये इजी क्वेश्चन है, ये आप गलत करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, एकदम बिल्कुल बेसिक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज। इसको मैं टफ कहूंगा, लेकिन अगर लॉजिकली आप समझोगे ना, कोसी कोसी को आप देखो ना, फ्लड फ्लड करता है ना बिहार में, इट ब्रिंग्स फ्लड। ठीक है। अब आप सोचो कि कोसी का प्लेन क्या होगा, मीन सी लेवल से कितना ऊंचा होगा? बिल्कुल बहुत कम होगा। अगर वो फ्लडिंग कर रहा है, जो उसका मेन कोर्स ऑफ रिवर है वो फ्लड ला रहा है, तो वो मीन सी लेवल से कितना ऊपर हो सकता है? बहुत ज़्यादा ऊपर तो होगा नहीं। बट अगेन, टफ क्वेश्चन है ना, एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में इसको गेस करना या मारना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना कि कोसी कोसी प्लेन है ना, वो क्या होगी, वो की फ्लडिंग करती है तो बिल्कुल मीन सी लेवल से कम होना चाहिए। अगेन दिस विल बी अ ब्लाइंड गेस, मतलब छोड़ देना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को। ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम इंटरसेक्ट। अब ये जो आप ज्योग्राफी, ये जो आप ज्योग्राफी का पीवाईक्यू करोगे ना, तो आपको ये सब रीजन आपको है ना अपने आप दिखेंगी, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो थोड़ा सा खुद को मतलब फिर वही क्यूरियोसिटी रखनी है, थोड़ा सा सर्च करना है कि बुंदेलखंड देखें किस किस स्टेट में पड़ रहा है, बघेलखंड किस मालवा region में पड़ रहा है। ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसमें, कौन सा रीजन है। तो ये थोड़ा सा खुद से भी देखना है, बाकी ये आपको घटना चक्र पीवाईक्यू में इतना तो समझ में आ ही जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही है कौन कौन से स्टेट से पास करता है, इतना तो ये रट के लिख ही लेते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी। ये ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लगा देते हैं, बुंदेलखंड किधर है, थोड़ा इधर, थोड़ा वेस्टर्न साइड में है। मालवा भी थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है। बघेलखंड कहाँ है? बघेलखंड में भी छत्तीसगढ़ एमपी है ना, इस रीजन में है। यूपी का जो साउथ साउथ ईस्ट रीजन है, वहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा लॉजिक बनता कि इंडियन स्टैंडर्ड पास होता है, मिर्ज़ापुर से आता है नीचे। थोड़ा सा अपने इंडिया के मैप के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो, तो आप इस क्वेश्चन को भी निकाला जा सकता था। तो अगेन ये थोड़ा सा क्यूरियस रहने की बात है, थोड़ा सा खुद से एफर्ट लगाने की बात है। कोई पढ़ाने नहीं आएगा आपको, ये सब चीज़ें खुद से करना होगा। क्लियर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री? ठीक है। तिब्बत उत्तराखंड हमेशा न्यूज़ में रहता है। उत्तरकाशी, चामोली, अब ये बिल्कुल पता है ना, सबसे ऊपर के जो रीजन्स हैं ये उत्तरकाशी चामोली है। अल्मोड़ा कहाँ है? अल्मोड़ा प्लेन्स में है, नीचे की साइड है उत्तराखंड में। ये ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा मैपिंग वाला पार्ट, इंडिया के मैप को आपको अच्छे से जानना है बस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वेयर डज द एलिनो करंट फ्लो? अगेन वेरी इजी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये घटना चक्र में सॉल्व करोगे तो तमाम आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए। ठीक। ये भी अबाउट द कोलिजियम सिस्टम है, भी कितना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। कोलिजियम के बारे में सबको, जो भी पॉलिटी ढंग से पढ़ के जा रहा है या पीवाईक्यू करके जा रहा है, उसको इतना तो पता होगा कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, कितने मेंबर्स हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? पार्लियामेंट में लॉ हैज इवॉल्व। पार्लियामेंट ने थोड़े ना इवॉल्व किया कोलिजियम सिस्टम कानून के द्वारा, बिल्कुल गलत है। जिसको बेसिक भी पता है ना कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, वो ये तो क्लियरली इसको काट देगा। पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं है। एनजेसी बनाया था, जिसको कि नलीफाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक है, ये सबको पता है। तो ऑप्शन टू खत्म। ऑप्शन टू हटाया, ऑप्शन टू देखो, ऑप्शन टू हटाया, ऑप्शन वन सही है, मतलब ऑप्शन वन सही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन टू हट गया। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलिजियन सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को सिर्फ कोलिजियन सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब वन सही है, थ्री सही है। ठीक है, टू गलत है। टू हटा दिए तो ये वाला हट गया। वन एंड थ्री सही है, अपने को ऑप्शन मिल गया, आगे बढ़े। अब चौथे वाले ऑप्शन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वन तो पता है मुझे सही है, और थर्ड भी सही है। ये दो तो बेसिक फैक्ट्स हैं।
है ना। मतलब 1 2 3 तो बेसिक फैक्ट्स, अब ये कब इंट्रोड्यूस हुआ कब नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं पता है, तो हमें ऑप्शन तो मिल गया ना, 1 और 3। इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा सही है वो मिल गया, हम आगे बढ़े। और कोई टफ फैक्ट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, सब बेसिक चीजें हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अब तीनों अलग 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 फैक्ट्स है ना, तीनों को एक जगह स्टेटमेंट बना दिया है। हर बार कैसे पूछता है कि भाई राइट टू ये 43rd है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, दिस वाज एडेड थ्रू विच अमेंडमेंट, 43rd 42nd 44th, दिस मतलब उसमें ऑप्शन देता था वन लाइनर टाइप में। अब वन लाइनर नहीं है, 42nd से क्या क्या चीज़ें बदली गई। क्यों? क्योंकि 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली गई। और ये सारे फैक्ट्स जो भी स्टेटमेंट के तौर पे दिए हुए हैं, ये सब आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हो लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब यहाँ क्लियरली देखते हैं, इट एडेड 3 वर्ड्स, ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियरली सही है। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं 10, 8 वॉज रिकमेंडेड, ठीक है। बट 42nd के थ्रू 10 किए गए थे, ये तो सब पहला लाइन ही पढ़ते हो आप, पहला दूसरा तीसरा लाइन फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो ये सीधे गलत हो गया। 2 को हटा दिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ये भी देखना है। पहला वाला तो करेक्ट है, मतलब पहला वाला इनकरेक्ट तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा क्या, ये दो, दोनों में देखो 3 कॉमन है, मतलब थर्ड वाला सही है। थर्ड वाला, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो मतलब फर्स्ट वाला सही है, तो ये हटा दिया, मतलब ए और डी हट गया, बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, इन दोनों में ये कॉमन है, तो मतलब 3 तो इनकरेक्ट है ही है, ठीक है। इसका मतलब 3 तो इनकरेक्ट है ही। अब इतना रिकॉल कर पाओ तो कर पाओ, नहीं तो आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ 47 ही 48 है, 3 आर्टिकल्स को 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को चेंज किया गया था 42nd से, ये 48 है, तो ये इनकरेक्ट यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा। इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है फोर्थ वाले पे। 2 तो इनकरेक्ट मुझे पता चल ही गया ना कि 10 है, ये इनकरेक्ट है। अब 2 इनकरेक्ट है, ये 2 ऑप्शन हट गया था, बचा हमारे पास ये दोनों। 3 दोनों में, इसका मतलब 3 भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन ही बचे हैं और दोनों में 3 है, इसका मतलब 3 भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमें हमें अपना ऑप्शन मिल गया ना, 2 और 3। 2 तो पता ही था, 3 अब यहाँ से पता चल गया ऑप्शन के थ्रू कि 3 दोनों में इनकरेक्ट है, मतलब 3 इनकरेक्ट है, हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आर्टिकल में। बट आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। बट फिर भी कितना सिंपल क्वेश्चन था, चौथे ऑप्शन पे आने की जरूरत ही नहीं थी हम, ठीक। 103 पे आते हैं, स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए उनमें, डिस्टिंक्टिव कल्चर, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बैकवर्डनेस एंड फिजिकलाइजेशन, जो भी बेसिक शेड्यूल ट्राइब या पीवीटीजीज के बारे में आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। पीवीटीजी से रिलेटेड अभी भी पीएम जनमन स्कीम लॉन्च हुई है, तो एटलीस्ट इतना तो बेसिकली वो रखो क्यूरियोसिटी कि जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा हो उस चीज़ को। अभी रिसेंटली 7 पीवीटीजीज को ऐड किया गया है लिस्ट में, ठीक है, नए पीवीटीजीज को, तो वो भी देखना। तो पीवीटीजीज का क्लासिफिकेशन कैसे है, उससे रिलेटेड कमिटीज कौन कौन सी हैं, क्या पता अगली बार पूछ ले। जो करंट अफेयर्स में है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी मैगजीन के थ्रू, या अभी जैसे पीएम जनमन स्कीम है वो कवर होंगी, अगर पीवीटीजीज को ऐड किया गया तो वो मैगजीन में कवर होगी फरवरी के। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ने का है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ द, फ्रॉम विच कंट्री इंडियन का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट। पॉलिटी का देखना कैसे इजी है, अगेन ये घटना चक्र में अवेलेबल है, लक्ष्मीकांत है, जो भी आप बेसिक पढ़ो, अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में, वेरी इजी, घटना चक्र में 1000 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रेसिडेंट, इजी, अगेन घटना चक्र, लक्ष्मीकांत, जो भी आप कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक सा फैक्ट है जुडिशरी के चैप्टर में। फिफ्थ शेड्यूल किससे डील करता है, शेड्यूल ट्राइब से डील करता है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड है ना। विच इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको कोई गलत कर दे तो फिर मतलब वो क्राइम है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के यहाँ पर पेस्ट किया गया है, घटना चक्र पीवाईक्यू यूपीपीसीएस में पूछा था ये, और ये कई बार पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है। वो भी नहीं पता, लेट्स कनेक्ट फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन 1925, कानपुर। हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। बी का थ्री देखते हैं, बी का थ्री, बी का थ्री, बी का थ्री एक ही ऑप्शन है सही, जानने की जरूरत ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी है बाद में ब्रेकअप होके। ये भी एनसीईआरटी में है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की 11th की। बट ये पूरा का पूरा क्वेश्चन घटना चक्र पॉलिटी में आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, एकदम एग्जैक्टली पेस्ट किया हुआ है। क्लियर। अगर वो नहीं भी पता है, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पता है, घटना चक्र किया है तो आपको पता होना ही चाहिए, वहां पर बिल्कुल इफ एंड बट नहीं, सीधे टिक मारोगे आप। बट नहीं भी पता है तो लॉजिकल गेस क्या था, सीपीआई 1925 में फॉर्म हुआ था। एक ही ऑप्शन है, बी का थ्री, सिंपल। लेकिन कमांड होनी चाहिए किन चीज़ों पे, घटना चक्र पे और बेसिक किताबों पे, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन, अभी दिस इज द वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक। अगर आर्टिकल 110 तो नहीं होगा। ठीक। बोथ ए एंड बी, अब ए नहीं है तो, है ना, डी वाला भी हट गया। ठीक, बचे ये दो ऑप्शंस। अब इन दोनों में आप रिस्क गेम खेल लो, 120 या 122, ये वाला, बी या सी, दोनों में से आप कोई भी टिक कर सकते, मतलब दैट डिपेंड्स। दो ऑप्शन तो मैं आपको एलिमिनेट करके यही बता दूं, 110 आपको सबको पता है किस चीज से रिलेटेड है। अब ए नहीं है, अब तो डी वाले ऑप्शन में क्या वाला है, बोथ ए एंड बी। जब ए है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन हट ही गया ना, बचा हमारे पास क्या, ये दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में आपको जो भी वहां उस समय एक्चुअल एग्जाम में, मतलब हमारा 50-50 का गेम है यहाँ पर। तो ऐसे 50-50 के हमारे पास 20-25 क्वेश्चन बन जाएंगे, उनमें से कुछ सही होंगे, बट मोस्टली अगर आप थोड़ा लॉजिकल गेसिंग लोगे तो आपके पॉजिटिव में नंबर वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, भले वो 2-4 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, बट वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर लॉजिकली आप गेस मारोगे तो। ठीक है। ये भी बहुत इजी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या क्या पार्ट है, ये बेसिक लूसेंट में भी दिया हुआ है सीरियसली। मतलब दिस इज एन वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप घटना चक्र एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ोगे ना, आपको ये हमेशा ये मिल जाएगा, और ये तो यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस अगेन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट वाला जो बुक है घटना चक्र का, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। रूल ऑफ ऑरिजिन, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, मतलब सीधे छोड़ने वाला था। ठीक है, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन। मोर्टालिटी रेट, है ना, ये इतना इतना किसी को नहीं पता होता। ठीक है, अगेन इस तरह की क्वेश्चन को बिल्कुल, जहां बिल्कुल ही कोई लॉजिक ना लगे वहां आगे बढ़ जाओ। अगर पता है तो वेरी गुड, वरना बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच एनेबल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, मतलब लाइक एज अ कंसेप्ट वो किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री, इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री अक्यूमुलेट मोर कैपिटल, नहीं, ह्यूमन कैपिटल की बात ही नहीं है ना, अक्यूमुलेट मोर कैपिटल मतलब लाइक वेल्थ और इस तरह की बात कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल इज वेरी डिफरेंट। ठीक। इंक्रीजिंग द स्किल लेवल सही है, इंक्रीजिंग द नॉलेज सही है, इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ओनली फोर। अगर 2 3 4, अगर मैं बोल रहा हूँ ये सही है ये सही है, ठीक है, नॉलेज बढ़ना इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, नॉलेज हमारा बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूँ ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन अगर 2 3 4 मैं चेक करूँ यहाँ पर मुझे 2 3 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ठीक है, 2 3 4 नहीं दिख रहा, 3 4 दिख रहा है, ठीक है, 3 4 दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो इंक्रीजिंग द स्किल लेवल, इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल, अब इसमें ही सारी चीजें हैं तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, डी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कौन सा, लाइक इज अ कंसेप्ट, एज अ कंसेप्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच एनेबल्स, जो एनेबल करता है इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्लियर। बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगेन टफ है, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज चाहिए, अदरवाइज रिस्क लेना विल बी वेरी हार्मफुल। ठीक है। इन विच ईयर वॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट, ये आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना बेसिक, उसमें आपको मिल जाएगा। 11th की इकोनॉमिक्स, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ स्पेशली चैप्टर है, वहाँ पर आपको क्लियरली ये फैक्ट मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा ये फैक्ट। पीएलआई स्कीम, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पीएलआई स्कीम इतने 2 साल से न्यूज़ में है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट
इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। स्टेटमेंट सही लग रहा है, वन सही है, ठीक है। टारगेट सेगमेंट अंडर पीएलआई स्कीम्स और लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स, अल्ट्रा, ये भी सही लग रहा है, ठीक है, ये भी टारगेट है। तो 1 4 सही लग रहा है। स्कीम हैज टू कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट नेमली ग्लोबल एंड डोमेस्टिक। अब कितनी कैटेगरीज है नहीं पता, मैं मतलब लाइक मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, 2 कैटेगरी है कि 3 कैटेगरी की 4 कैटेगरी है। लेकिन इतना तो बेसिक मुझे पता है ना पीएलआई के बारे में कि जहां भी आपने पढ़ा होगा स्कीम के बारे में, ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, बूस्ट करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन। इतना तो आपको लाइक 2 साल से पढ़ते पढ़ते समझते समझते समझ आ ही गया होगा कि हाँ ये तो कुछ है इससे रिलेटेड, ये सही स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। ये भी सही स्टेटमेंट लग रहा है क्योंकि आप पेपर में हमेशा पढ़ेंगे आप इस चीज़ को पीएलआई के बारे में, ठीक। तो 1 और 4 सही है। इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन कौन सा है। अब 1 और 4 तो सही है, तो मतलब ये तो ऑप्शन हट गया। 4 भी सही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हट गया, है ना। 1 सही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हट गया, बचा क्या, 2 और 3। इनकरेक्ट कौन सा है, 2 और 3 इनकरेक्ट है। हमें बस पहचानना था कि कौन सा सही है। 1 और 4 सही था, 1 और 4 सही था, तो मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन 1 और 4 जिसमें भी है वो हट जाएगा। बचेगा क्या, हमको इन दोनों के बारे में नहीं भी पता है और बेसिक सा पीएलआई के बारे में पता है, तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे स्मार्टली। अगेन स्वामित्व बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहला ही स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेक्टर है कि वो क्या कहते हैं, दूसरा कौन सा होता है, स्पॉन्सर्ड है। सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है ये नहीं पता, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यही गेम खत्म, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। स्वामित्व स्कीम इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 1 गलत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक। तो मतलब इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये इनकरेक्ट है, मतलब अपने ऑप्शन में 1 का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन को देखा, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, लेकिन 1 इनकरेक्ट है ना, हमको तो 1 वाला चाहिए। 1 देखा, बी या सी दोनों में से कुछ हो सकता है। अब यहाँ 1 1 तो है, 3 4, सेकंड को हम रीड ही नहीं करेंगे, हमको तो सीधे थर्ड और फोर्थ में देखना है। थर्ड देखे, CORS मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, नहीं पता थोड़ा। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, स्कीम इज अ रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल। इन ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी किया हुआ है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा ना। ये सही है, बचा क्या, 1 और 4 सही है, सॉरी मतलब 4 सही है, इसका मतलब 4 भी हटा देंगे। इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, तो बचा क्या, 1 और 3। 1 इनकरेक्ट था ही, ठीक है। 4 को पढ़ने के बाद उनको पता चला कि 4 भी करेक्ट है ना। एक्चुअली स्कीम का एम ही यही है, तो 4 को भी एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या, ऑप्शन बी, आगे बढ़े। इसके बारे में जानना जरूरी नहीं था। क्लियर, इसको कहते हैं एलिमिनेशन लॉजिकल। सिर्फ बेसिक बेसिक चीजों की, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये हमको पता होना चाहिए था स्वामित्व स्कीम की। और बेसिक ये क्या करने वाला है, इतना सबको पता होना चाहिए था किसी भी स्कीम के बारे में, जैसे पीएलआई में भी देखा हमने। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द consequences ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक। इतने सारे स्टेटमेंट है, टफ क्वेश्चन। अगेन मनी बिल लाइक ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को इतने डेप्थ में पढ़ता नहीं है, तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक। अगेन 120 स्टैगफ्लेशन, which of the following factors could potentially contribute to stagflation in the Indian economy, ठीक है। दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन, इसको इसमें इकोनॉमी की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्टैगफ्लेशन क्या है, उसके कारण क्या क्या है, ठीक। तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, दिस नीड्स वेरी मच क्लैरिटी। इसको भी छोड़ सकते थे, या जो लाइक अगेन 1 2 3 4 जिनको पता है ना, बेसिक इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ा है, दे कुड हैव सॉल्व। अदरवाइज इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। दिस ऑल्सो इज वेरी टफ क्वेश्चन, एफडीआई एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे हम लोग इतने अच्छे से पढ़ के नहीं जाते और इतने डिटेल में पढ़ के नहीं जाते, ठीक है। ट्रेंड ट्रेंड पूछ रहा है ना, इट हैज डिक्रीज ड्यू टू लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना, इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल, एफडीआई। अब ये आप बता ही नहीं सकते ना कि मतलब कौन सा इतना क्लोजली, बहुत क्लोज ऑप्शन है, मतलब बहुत क्लोज स्टेटमेंट्स है, ये निगेटिव में ही जाना था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जहाँ बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। अब यहाँ मुझे एलिमिनेट करना हुआ तो भी मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा ढंग से। जहाँ एलिमिनेट कर पा रहे हैं उनको तो अटेम्प्ट करना ही है, जहाँ एलिमिनेट नहीं कर पा रहे उसको छोड़ देना है। दिस इज अगेन, ये डिलीट कर दिया गया था ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्लान, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन, कौन सा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर,
बट अगर अगर बेसिक पढ़ा हुआ है तो दिस इज द राइट आंसर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बजट में एलोकेशन होता है, प्लान है ना। एजुकेशन और एग्रीकल्चर के लिए बजट में प्रोविजन होता है, बट इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कई बार हम वी हैव टू टेक लोन, है ना। लोन बोरोइंग्स होती हैं, गवर्नमेंट को लेनी पड़ती हैं अगर इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाए कंट्री की, तो उसका जो इंटरेस्ट है दैट गोज इनटू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू सही नहीं है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर? यहाँ पर ऑप्शन पढ़ोगे आपको क्लियरली दिख जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं क्या इम्पोर्ट से, या हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बेसिक सा कंसेप्ट है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हमने, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है कि इम्पोर्ट ज़्यादा है? बेसिक सा फैक्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है। हम अभी भी इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा ना, ये सही नहीं है। ठीक है, सही क्या है? इट हैज़ एक्सपैंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल सा स्टेटमेंट है, ट्रेड एक्सपैंड हुआ है गुड्स सर्विसेज में। इट हैज़ लेड टू ग्रेटर फ्लो, एफडीआई बढ़ा है ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन कारण। नॉन ऑफ द, अब ये दोनों तो है ही नहीं, तो बचा क्या? यही बचा ना। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी टफ क्वेश्चन, आपको मतलब एग्जैक्टली फैक्ट पता होना चाहिए था बजट के बारे में। विच ऑफ द रीजंस फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857? अगेन ऑल ऑफ द अबव, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये कुक फ्रॉम बिहार स्टेट महात्मा गांधी लाइफ, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, पिछली बार ही पूछा था शायद। 68 या 68 में ही पूछा हुआ है ये क्वेश्चन शायद, या 67 में पूछा गया है। 88। 68 में पूछा गया ना, तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, बगस्ट मूवमेंट ये भी आपको है ना, घटना चक्र पीवाई क्यू मिल जाएगा एकदम क्लियरली वहाँ। इन सब चीज़ों में डाउट आएगा ही नहीं कभी भी। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, ये लाइक क्रोनोलॉजी है, ये भी इजी है। ठीक है, इसमें कोई खास चीज दम नहीं है इस क्वेश्चन में। लॉर्ड लिटन इज नॉट, लॉर्ड लिटन इज नॉट रिलेटेड टू विल्बर्ट, रिपन इज रिलेटेड टू विल्बर्ट बेल। ठीक है, अब पीवाई क्यू को एनालाइज करना ना, अब मान लो कि ये नहीं पता है ना, ये इसको देखना है, इसको देखना है, तो इसको सर्च कर लो। ये है पीवाई क्यू एनालिसिस। थोड़ा सा इसको खुद से ऐसे एनालाइज करना होगा भाई। अगर तुमको ये नहीं पता चल रहा तो इसको गूगल करके देख लेंगे कि क्या है, किस ये कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है ना। ये नाम को और सर्च करके पढ़ लेंगे, इस इन इन नामों को पढ़ लेंगे भाई, ये नाम ये लोग कौन कौन है, क्या इनका भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्या। थोड़ा सा पढ़ के बेसिक विकिपीडिया टाइप नॉलेज, अगर कुछ नोट करने लायक हुआ तो नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, जब घटना चक्र को सॉल्व कर रहे होंगे ना, वहाँ से जब नोट्स बना रहे होंगे। अभी कॉल फिर कटेगी, आप लोग वापस से ज्वाइन करना। ठीक है, ये लास्ट सेशन होगा। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना सेशन।